Colonel Amod Kulkarni and Colonel Kirti Sharma. It's really a pleasure to host you on this show. और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक है कि व्हाई सम आर्मी और डिफेंस सर्विसेज वेटरन्स दे क्रिटिसाइज मोदी और द प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट or probably the BJP. What is the reason? I am not generalizing it, only some of them do it. But even then, as the army veterans ourselves, it is our duty to probably think over those issues and to convey at some forum कि after all army या defense services veterans क्यों criticize करते हैं और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस बारे में। तो कर्नल अमोद कुलकर्णी, सबसे पहले मैं आपका एक जनरल कमेंट चाहूंगा और उसके बाद ऑफ कोर्स कर्नल कीर्ति शर्मा का। सो कर्नल अमोद, ओवर टू यू। सर, इसमें आई हैव गॉट 3 पॉइंट्स टू सबमिट सर। नंबर 1, career dissatisfaction. That is one grudge of such people, such veterans who are very high ranking. दूसरा सर पॉइंट है their earlier political affiliations, whether they are personal or their families. ये दूसरा पॉइंट है सर। और तीसरा ये है सर कि assume self importance and higher pedestal कि मैं कमेंट करूंगा तो कुछ भी कमेंट वो सही हो जाएगी, ये assumption। ये 3 assumptions की वजह से सर अभी ये है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाना एक फैशन हो गया है, पहले तो नहीं था। So this certain generals, or I would not say generals, I would not say the rank, but very senior veterans, they are of all ranks from all 3 services. And unfortunately, dirty linen is being washed in public. Certain points which should have been confined to within the family of our service personnel, our own uniform family, वो बाहर आके किसी तरह से उसको बाहर लाके उसको dirty linen wash करना, ये एक फैशन सा हो गया है। एंड एज यू राइटली सेड, नॉट ऑल, इन फैक्ट ऑल आर, मोस्ट ऑफ दोस आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, ऑल रैंक्स, कर्नल्स हो या जनरल्स हो, दे आर रिस्पॉन्सिबल, बट सर्टन पीपल आर लाइक दैट एंड दे टेक आउट देयर इंटरनल फीलिंग और dissatisfaction in this manner. Criticizing government policy is not at all wrong, but they criticize. It is not point form and they don't justify that criticism. ये मेरा मानना है सर। ओके, थैंक यू फॉर योर ओपनिंग कमेंट। ऑफ कोर्स ये तो काफी हद तक इंडिविजुअल लेवल पे भी हो गया, पर ऑफ कोर्स आज हम एक ब्रॉड एस्पेक्ट में भी जाएंगे एज वी प्रोसीड इन दिस डिस्कशन। सो कर्नल कीर्ति शर्मा, आपको क्या लगता है, क्या आप जनरल कमेंट देना चाहोगे कि जो मिलिट्री वेटरन्स हैं क्यों प्रेजेंट डिस्पेंसेशन से या मोदी गवर्नमेंट से नाराज रहते हैं और वो सोशल मीडिया पे नजर आता है? गुड मॉर्निंग सर। सर, जो हमारे आर्मी के सर्विंग या जो वेटरन्स हैं उसका एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहता है, जो कि आप सोशल मीडिया पर देखोगे उनको सरकार के हर कदम का विरोध करते हैं, चाहे वो अग्निपथ हो, चाहे वो मतलब किसी भी तरीके की जो भी योजना बनाते हैं, खासतौर पे सेना के बारे में या देश के बारे में, उसका विरोध करते हैं। इसकी 2-3 वजह हैं। एक तो जो भारत के डिफेंस फोर्सेस हैं, ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसमें हर तरह के विचारधारा के लोग आते हैं। कोई उम्र से कांग्रेस का सपोर्टर हो सकता है, कोई बीजेपी का सपोर्टर हो सकता है, कोई पॉजिटिव सोचने वाला होता है, कोई निगेटिव सोचने वाला होता है। हर तरीके के लोग इस सेना में आते हैं। जब तक वो सेना के अंदर रहते हैं वो अपने विचारों को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही वो रिटायर्ड होते हैं उनको लगता है कि अब मेरे को छूट मिल गई है और मैं कुछ भी कह सकता हूँ। जो सेना है एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। जो भी सेना में ज्वाइन करता है वो हर एक व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि मैं अपने सर्विस के टॉप तक पहुंचने के लिए कॉम्पिटेंट हूं और मेरे से ज्यादा कॉम्पिटेंट और कोई व्यक्ति है ही नहीं, जो कि कर्नल कुलकर्णी सर ने भी बताया।
लेकिन एक बैच में अगर 25 आदमी थे, उसमें से टॉप पर केवल एक ही व्यक्ति पहुंच सकता है। वो हर स्टेज पर किसी ना किसी स्टेज पे आदमी का स्टैग्नेशन होता जाता है। वो हर स्टेज पे वो एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहती है। हर एक को लगता है कि जी मैं तो कैपेबल था, मैं नहीं बना, मेरा कोर्समेट फला बंदा बन गया जो कि मेरे से कैपेबल नहीं था। ये हम में से हर एक की, क्योंकि हम जब सोचते हैं हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हम दूसरे के बारे में अपनी कमियां हम नहीं देखते, दूसरे की अच्छाई नहीं देखते। ये हमारे सोचने का तरीका है। तीसरा मेरा मानना है कि ज्यादातर वो लोग जिन्होंने सेना में रहते हुए कभी भी अच्छी तरीके से काम नहीं किया, जो हाईएस्ट ऑर्डर के सैमर्स थे, हमेशा काम से चोरी की, वो व्यक्ति इस तरीके के जो नेम कॉलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने काम को महत्व नहीं दिया। अगर काम को महत्व दिया होता तो शायद उनकी जिंदगी में इतना फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। मैं बहुत ही कम परसेंटेज ऐसे बंदों को देखता हूं जो कि अच्छे काम करने वाले व्यक्ति रहे, वो क्रिटिसाइज करें। ज्यादातर व्यक्ति वो हैं जो कि जिन्होंने कभी अच्छे से काम नहीं किया। अगर मैं जनरल पनाग का उदाहरण लूं, जनरल पनाग जरूर आर्मी कमांडर बने, इसका मतलब उन्होंने अच्छे से काम किया होगा। मैंने उनके नीचे नॉर्दर्न कमांड में भी नौकरी की और सेंट्रल कमांड में भी नौकरी की। उनका जो केवल उनके कुछ क्रैंकी आइडियाज से उनका पूरा तरह फोकस सिर्फ उनके ऊपर था कि जब वो आएंगे, परेड होगी तो एक हाथ की दूरी पे खड़े होंगे, सैल्यूट ऐसा होगा, ड्रेस ऐसी होगी। इसके अलावा उन्होंने काम के ऊपर कभी फोकस नहीं किया। मैं और भी कुछ बातें जानता हूं, लेकिन उसको बताने से फायदा नहीं है, इस तरह के पब्लिक फोरम में वो डिस्कस नहीं करना। तो मैं नहीं मानता कि कोई तो बहुत उन्होंने सेना के लिए अच्छा काम किया। हर स्टेज पे प्रमोशन होना बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी किस्मत, आप किस तरह के, आपके बॉसेस किस तरीके से हैं, आपकी कहाँ पोस्टिंग है, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा ये पर्सनली मानना है कि कोई भी कॉम्पिटेंट व्यक्ति जो अपने आप को सही से एनालाइज कर सकता है, सिचुएशन को एनालाइज, ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर सकता है, वो प्रधानमंत्री मोदी की किसी योजना में भी खोट नहीं निकाल सकता। कि चेंज करना, जैसे आपने बोला हर एक व्यक्ति चेंज को रजिस्ट करता है, आई डू एग्री कि हर एक व्यक्ति हम में से चेंज को रजिस्ट करता है, बट हमको ये सोचने की जरूरत है कि क्या ये चेंज अच्छे के लिए लाया जा रहा है या बुरे के लिए लाया जा रहा है। अगर हम पहले से सोच लेंगे हर एक चेंज के बारे में कि ये बुरे के लिए, नेचुरली हम कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। तो मेरा ये मानना है कि हम सब जो वेटरन्स हैं, हमको चीजों को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने की जरूरत है कि मोदी से पहले किस तरह की चीजें हो रही थी, क्या हो रहा था, हमारे पास कितने हथियार थे, हमको सेना के अधिकारियों को किस तरीके की रिस्पेक्ट मिलती थी। ने 1971 में लड़ाई जीती, जिसके लिए वार मेमोरियल बनना था। क्या इतने सालों में किसी ने बनवाया? दिल्ली में पुलिस का वार मेमोरियल बन गया, लेकिन आर्मी का वार मेमोरियल नहीं बना। पुलिस का वार मेमोरियल 3 मूर्ति भवन के जस्ट नेक्स्ट में बना, जो कि बाद में तोड़ा गया क्योंकि उसकी हाइट ऊंची हो गई थी, लेकिन फौज के वार मेमोरियल बनने का टाइम नहीं था। कितने सालों से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने की रिकमेंडेशन कर रही थी, किसी ने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इनके अंदर डर था, इसलिए नहीं बनाया। कितनी चीजें हैं अगर आप देखते चलो, जो कि भारत के पास हथियारों की क्या सिचुएशन थी, वो जनरल वीके सिंह, उसके बाद के जो चीफ रहे, अगर आप उनके कमेंट उठा के पढ़ लो, कहना था हमारे पास 3 से 4 दिन से ज्यादा लड़ाई के लिए हमारे पास हथियार एंड गोला बारूद नहीं। आज क्या सिचुएशन है वो सबके सामने है। तो इस चीज को पॉजिटिवली अगर हम देखें तो हर एक काम अच्छा हो रहा है और अच्छी नीयत से हो रहा है। अगर वो अच्छा होगा नहीं होगा ये नहीं कह सकता मैं, लेकिन अच्छी नीयत से किया जा रहा है। ओके, कर्नल कीर्ति, गुड पॉइंट्स। मैं मतलब अगर सोशल मीडिया पे जाता हूँ, मैं जैसे ट्विटर पे काफी एक्टिव रहता हूँ और वहां पे काफी वेटरन्स के कमेंट मिलते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। मैं आपको कुछ सरप्राइजिंग चीजें बताता हूँ। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, कभी एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करते, कभी नहीं। कभी गवर्नमेंट को अगर क्रिटिसाइज भी करेंगे तो एक बड़ी वैसी डिप्लोमेटिक सी लैंग्वेज लेके आएंगे, यू नो ऑल दैट। आर्मी ऑफिसर्स का अगर आप देखो तो जो लोग उनके अगेंस्ट में हैं, यानी कि प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में हैं, तो यू विल फाइंड देम वेरी वेरी एलर्जिक टू द एस्टेब्लिशमेंट। में मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं, बट पॉइंट ये है कि छोटी से छोटी बातों को वो
क्रिटिसाइज करेंगे, मतलब दैट कैन इंक्लूड द अटायर ऑफ मोदी आल्सो। मतलब जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, एक छोटी से छोटी बातों की मैं बात करता हूं तो वहां पे वो प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट को या मोदी को क्रिटिसाइज करेंगे, जो एक्चुअली नहीं बनता। क्योंकि जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं और स्पेशली टॉप लेवल पीएम के लेवल पे अगर आप जाओगे तो ही विल बी गोइंग फॉर द स्ट्रेटजी, ही इज नॉट गोइंग फॉर ए स्मॉल टैक्टिकल लेवल। और हमारे जो वेटरन्स हैं वो उस लेवल पे भी जाके उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो विच सर्टेनली डू नॉट गिव ए गुड टेस्ट। ब्यूरोक्रेट्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते। एक मुझे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर लगता है, ये जो प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट, में थोड़ा बड़े इशू पे आ रहा हूं, जो प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूं इंडिया में, ये बेसिकली इंडिया को एक सिविलाइजेशनल तरीके से देखता है कि हमारा 5000 साल पुराना सिविलाइजेशन है। और प्रॉब्ली ये पॉइंट मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ, स्पेशली वेटरन्स के साथ, जिनको ये फ्रीडम है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, ये पॉइंट उनके साथ कनेक्ट नहीं करता। वॉट एवर में भी द रीजन, ये ट्रेनिंग का रीजन हो सकता है या उनकी अपब्रिंगिंग का रीजन हो सकता है, या प्रॉब्ली हम अंग्रेजों के टाइम की आर्मी को हमने इनहेरिट किया है। तो डू यू थिंक कहीं पे ऐसा कोई डिस्कनेक्ट आता है? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि जो प्रेजेंट पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में है वो किसी तरीके से आर्मी के सेकुलर स्ट्रक्चर या फैब्रिक को चेंज करना चाहता है। आई डोंट थिंक सो। तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनको ऑब्जेक्शन उस पॉइंट पे क्यों आता है? और मैं पर्टिकुलर रेफरेंस दूंगा जनरल पनाग का, जिन्होंने कहा था कि ये जो इनकी अटेस्टेशन परेड है, यू रिमेंबर दैट पॉइंट, कि जो अटेस्टेशन परेड है उसमें पता नहीं इन्होंने क्या क्या शुरू कर दिया। और उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर ने क्लैरिफिकेशन दिया कि भैया हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, तेरी जो आर्मी ऑर्डर उसी के ऊपर हम चले जा रहे हैं। तो व्हाट डू यू से कर्नल कुलकर्णी, योर थॉट प्रोसेस ऑन दिस? सर, अटेस्टेशन परेड वाले पॉइंट से याद आया, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन वन ऑफ द रेजिमेंट्स के जो जवान अटेस्टेशन हो रही थी, तो उसमें इट वाज इन सम पार्ट्स वेयर बाय हिंदू और अदर एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन। तो अब वो बात चुप गई। सर, व्हाट यू आर करेक्टली ब्रॉट आउट कि वी हैव बीन ब्रॉट अप इन द आर्मी। हमने भी सर ट्रेनिंग में चम्मच कैसे पकड़ना, फोर्क कैसे पकड़ना, फिश फोर्क कौन सा है, टेबल फोर्क कौन सा है, टेबल कैसे लेनी चाहिए, आवाज नहीं होनी चाहिए प्लेट की। वी वेर ब्रॉट अप इन कंप्लीटली ब्रिटिश ट्रेडिशन, वी स्टिल वी हैव नॉट बीन एबल टू, हमारा जो एक अम्बिलिकल कॉर्ड कह सकते हैं वो अभी तक टूटा नहीं है पूरी तरह से। अब ये कोशिश यदि हो रही है कि अम्बिलिकल कॉर्ड तोड़े और हमारी आर्मी अपनी ट्रेडिशन के हिसाब से चले, तो उसको रेजिस्टेंस है सर। यंग जनरेशन, यंग या मिडिल रैंकिंग ऑफिसर्स का शायद इतना ज्यादा रेजिस्टेंस ना हो, लेकिन जो पुराने, जैसे हमारे सीनियरिटी के अभी आजकल जो चीफ है, मतलब उस टाइम के कमीशन, तो हमारा प्रोसेस चेंज नहीं हुआ है। अरे ये कैसे हो सकता है? अब मैंने भी आर्मी सेंटर स्कूल में जब कसम परेड करवाई थी, अब उसमें तो सिस्टम ही ब्रिटिश थी, मतलब जैसे पहले होती है, जो भी कसम खाते हैं अपने अपने ग्रंथों के ऊपर हाथ रखते हैं। लेकिन यहाँ पर पूजा या गायत्री मंत्र का जाप, ये कैसे हो सकता है? Why not the marching tunes which have been embedded into our minds for almost a century plus? ये एक बहुत बड़ा चेंज को रजिस्ट करने का जो एक दिमाग में बैठा हुआ है कि ये चेंज हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से ये चेंज जो हो रहा है, nobody is changing the fabric of Indian Army. Nobody is doing it. It is as intact as it was जो पहले था. All that is changing is certain traditions. हमने रोटी तो खानी शुरू करी नहीं सर प्लेट में, उसके लिए आटा चम्मच की जरूरत तो है नहीं। तो ये ट्रेडिशनल चेंज जो आया है वो हमारे दिमाग में भी आ जाना चाहिए। और दूसरी बात सर, एक वेटरन्स का मैं देखता हूँ, सीनियर वेटरन्स का पॉलिटिकल एम्बिशंस भी हैं सर। That's the reason why they become vocal. और एक उदाहरण मैं नाम नहीं लूंगा सर, हमारे एक आर्मी कमांडर है, and he immediately after retirement started giving anti-establishment comments. After that वो फिर शांत हो गए जब पता लगा कि ये गलत है। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, and then he was supported
supported by an opposition party, major opposition party immediately. तो इस तरह से जो बैलेंसिंग एक्ट जो वो बाहर जाके कर रहे हैं, शायद गवर्नमेंट हमारे एम्प्लॉयमेंट कहिए या उनको कहीं जुड़ना है, ये भी एक वजह हो सकती है सर कि दे आर अपोजिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट द गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर द आर्म फोर्सेस. एंड व्हाट कर्नल कीर्ति हैज करेक्टली ब्रॉट आउट, अब एक्विजिशंस देख लीजिए सर, हमारी इतना रैपिड लास्ट अबाउट ए डिकेड ये हुआ है एक्विजिशंस के बारे में मामले में. वी हैव बिकम सेल्फ. और दूसरा है कि द वे वी हैव डेल्ट विद द एनिमी, चाहे वो टेररिस्ट हो चाहे और ईस्टर्न बॉर्डर्स हो, that is very exemplary. Now both of those parties, they dare not come into our territories so easily. आप देखिए सर, बालाकोट के बाद में एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ? अब डर बैठा हुआ है. तो ये जो डर था, ये कई लोगों को मतलब लगता है कि नहीं ये गवर्नमेंट ने पता नहीं कितना घुस रही है अंदर आर्मी के अंदर. तो इट इज नॉट लाइक दैट. इनफैक्ट आर्मी इज बीइंग गिवन लॉट ऑफ फ्री हैंड्स स्ट्रेटेजिकली एंड tactically also. और अंदर कुछ चेंजेस आए हुए हैं, they are welcome changes, they are as per the times. Okay. Yeah, सर जब भारत का डिवीजन हुआ 1947, तो जो हमारे देश के मुस्लिम थे उन्होंने पाकिस्तान ले लिया और जो हिंदू थे वो हिंदुस्तान में रह गए, लेकिन जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते थे उनको हटाया नहीं गया. लेकिन अगर आप उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके डिबेट्स को आप सुनो तो लोगों ने चाहा कि इसमें सेकुलर वर्ड ऐड किया जाए, लेकिन उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने सेकुलर वर्ड ऐड नहीं किया. हमारा देश एक सेकुलर कंट्री तो था, लेकिन ज्यादातर इसका जो झुकाव था वो हिंदू धर्म के प्रति था. इसी तरह से जो भारतीय सेना है या जो भारत के डिफेंस फोर्सेस है, अगर आप देखो इसका हर ट्रेडिशन हिंदू धर्म से रिलेटेड है. भारतीय सेना के हर एक छोटी से छोटी यूनिट में आपको मंदिर मिल जाएगा, आप मिलेगा, लेकिन आपको मस्जिद नहीं मिलेगी, आपको चर्च नहीं मिलेगा, आपको मौलवी नहीं मिलेगा, आपको फादर नहीं मिलेगा. कुछ यूनिटों में बड़ी बड़ी सिविलियन से रिलेटेड यूनिट है उसमें ऐसी फैसिलिटी. अगर आप देखो हमारे हर एक फंक्शन हिंदू धर्म की पूजा से शुरू होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे हथियार हो, चाहे नया वेपन आए, चाहे नए बंदी आए, जो भी चीज होती है वो पूजा से रिलेटेड होती है. तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं था. और मैंने जब जनरल रामदास, एडमिरल रामदास और जनरल पनाग का ये कमेंट पढ़ा तो मेरे को बड़ी हंसी आई कि ये आर्मी कमांडर बन गए और आज तक क्या इन्होंने देखा नहीं कि किस तरीके से हमारे ट्रेडिशन की हमारे यूनिट्स में पूजा होती आई है. हर एक मंगल को यूनिट में ये मंगल परेड होती है. कभी क्या मस्जिद में परेड होती है? हमारे यूनिटों में नहीं होती. हमने उसका नाम सर्वधर्म स्थल कर रखा है जरूर, लेकिन जो हमारे अंदर इनहेरेंट, जो भारतीय डिफेंस फोर्सेस के अंदर इनहेरेंट है वो है हिंदू धर्म. और हिंदू धर्म के प्रति ही सब हमारे हर एक काम को उसी तरीके से शेड्यूल किया गया. तो मानता कि मोदी ने कोई चेंज किया है या मोदी को चेंज करने की कोशिश कर रहा है. ये सिर्फ हमारे की एक फॉल्ट फाइंडिंग मिशन है जिसमें कोई भी चीज आती है हम उसको छानना चाहते हैं कि भैया इसने ये कर दिया, किया उसने कुछ नहीं, लेकिन हम बताना चाहते हैं दुनिया को कि मोदी ने ये कर दिया. कर्नल कीर्ति, उसमें दो पॉइंट हैं. देखो, ये तो एक हिस्टोरिकल रियलिटी है कि 47 में हमारा जो पार्टीशन हुआ वो रिलीजन के बेसिस पे हुआ. इसको आप निगेट नहीं सकते. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू वर्ड यूज नहीं किया, मगर अगर ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मैनुअल कॉपी है जो हाथ से लिखी हुई है, अगर आप उसमें देखो तो उसमें बिल्कुल आपको राम के या बाकी चीजों के फोटो मिलेंगे. तो ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, नो डाउट अबाउट दैट. और उसके बाद फिर मिसेस गांधी ने उसमें सेकुलर वर्ड यूज ऐड किया, रादर उसकी एक्चुअली जरूरत नहीं थी, बिकॉज हिंदू धर्म या सनातन धर्म बेसिकली एक सेकुलर ट्रेडिशन है. हम सबका रिगार्ड करते हैं. देयर इज नो डिनायल ऑफ दिस फैक्ट. और आपने देखा होगा कि जो इंडियन आर्मी है उसमें अगर मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, पारसी भी हैं, इवन इफ दे आर इन द लिमिटेड नंबर एंड वेयर एवर दे आर, सिख अच्छे खासे हैं. तो कभी ऐसा कोई इशू उनकी ट्रेडिशंस कस्टम्स के लिए नहीं आया, बिकॉज जो गवर्नेंस थी, गवर्नेंस इस बेसिस पे थी कि ये एक सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है. इट इज ए फैक्ट. मींस यू कॉल इट ए हिंदू ऑर्गेनाइजेशन or any other name you give, it is a fact that
इंडिया और इंडियन आर्मी फॉर दैट मैटर इज ए सेकुलर स्टेट एंड सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हिंदूज बेसिकली सेकुलर हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब जो अगला पॉइंट मैं लेके आना चाहता हूं, कहीं ऐसा है क्या कि एक तो इंटरफ्रेंस वाली बात मैं कहूंगा कि कई बार इनको लगता है बिकॉज प्रॉब्ली ये जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है हमारा, इसका एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट है, तो क्या लोगों को ऐसा लगता है स्पेशली मिलिट्री वेटरन्स को कि ये जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है ये ऑपरेशनल इश्यूज में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करेगा? यानी कि आई विल गिव यू एग्जांपल, जैसे आप 26/11 का देखो तो श्रीमान मनमोहन सिंह जी ने कहा कि ठीक है भाई, हम कोई मिलिट्री एक्शन इसमें नहीं लेंगे। नाउ एज यू राइटली पॉइंटेड आउट बोथ ऑफ यू प्रॉब्ली कि ये थोड़ा सा एक एग्रेसिव पोस्चरिंग करते हैं और एग्रेसिव एक्शन करते हैं और नॉनसेंस पाकिस्तान के उसमें बर्दाश्त नहीं करते। इट इज एज सिंपल एज दैट। और बालाकोट भी उसी का एक नतीजा था। तो वेटरन्स हैं, क्या उनको ये लगता है कि अगर इनका एग्रेसिव पोस्चरिंग होगा पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का, उस हालत में मिलिट्री को कोई प्रॉब्लम होने वाली है क्या? और प्रॉब्ली मिलिट्री कोई गलत डिसीजन ले लेगी एग्रेसिव पोस्चरिंग के चक्कर में, जिसकी वजह से कंट्री सफर करेगा? कर्नल अमोद कुलकर्णी सर, इसमें एक इसको इस पॉइंट को सर मैं आपके बिल्कुल एलेबोरेट करूंगा सर। कर्नल कीर्ति का भी एक पॉइंट था कि हमारे जो ट्रेडिशंस हैं विच हैव बीन रियली रूटेड इनटू आवर 4, 5, 6,000 ईयर्स के पास्ट में सर, हमारी जारी की सारी इन्फेंट्री बटालियंस की आप बैटल कराए देखिए सर। हर हर महादेव, जय हनुमान जाट बलवान, जय शिव शंकर की, जय श्री राम जो राजपूताना राइफल्स के हैं, बोलो बद्री विशाल की जय। आप पूरी इन्फेंट्री बटालियंस का बैटल कराए देख लीजिए सर, किसी का भी उठाकर। सो इट इज डीपली रूटेड इन ट्रेडिशन। दिस गवर्नमेंट हैज डन नथिंग टू ब्रेक दैट ट्रेडिशन। वो चल रही है सर। सोल्जर तो आज भी राम नाम साहब ही कहता है ना सर। बिल्कुल। और दूसरा जो आपने जो अभी पॉइंट लिया था सर कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन आर्मी, सर ये हमको समझना पड़ेगा, एक्सेप्ट इन ऑल डिक्टेटरशिप्स, in all democracies, army is an arm of governance by the government, which is it uses when the force is required. तो इंटरफेरेंस तो है ही है ना सर। आप किसी भी आप यूनाइटेड स्टेट्स को देख लीजिए सर, जब उनका पॉलिटिकल एजेंडा उनको ये करना होता है तो किसको भेजते हैं सर? पूरा का पूरा वॉरशिप चले जाते हैं सर, बैटल कैरियर चले जाते हैं, सोल्जर्स चले जाते हैं टू एनफोर्स दैट फॉरेन पॉलिसी। फौज नहीं जाती उनके अपने आप से। सेम इज विद इंडिया एंड अदर डेमोक्रेसीज। आर्मी आर्म फोर्सेस आई वुड से इज द आर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर गवर्नेंस बाय फोर्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो आज ये आर्मी का इस्तेमाल यदि हो रहा है तो जब से गवर्नमेंट नहीं किया, तो वी शुड नॉट बी हैविंग आवर प्रेजेंट वेटरन शुड नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम टू से दैट कि ओ नहीं हमारे पास इंटरफेरेंस हो रहा है। बिल्कुल है इंटरफेरेंस इस तरह का। गवर्नमेंट हैज गॉट फ्रीडम एंड लिबर्टी टू यूज द आर्म फोर्सेस द वे दे फील फिट टू यूज इट, वेदर इट इज एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल प्रॉब्लम्स। एक बात और भी है कर्नल कीर्ति और कर्नल अमोद, अगर आप देखो तो जो ऑपरेशनल इश्यूज है ना वो इंटैक्ट हैं। मतलब उन्होंने डिसीजन दे दिया कि हाँ भाई एयरफोर्स को बालाकोट पे स्ट्राइक करना है, उसके बाद जो ऑपरेशनल फ्रीडम है वो एयरफोर्स के पास है, वहां पे इंटरफेरेंस नहीं है। मगर ये इंटरफेरेंस जरूर है कि जैसे कारगिल के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी ने ये डिसीजन दिया था जब उन्होंने एयरफोर्स को इन्वॉल्व किया था कि आप जो एलओसी है वो आप कंट्रोल नहीं करोगे। हालांकि मैं इसमें एक बात जरूर कहूंगा, आई विल लाइक टू मेंशन वन पर्टिकुलर पॉइंट। एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना वो कई बार ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ऑपरेट करती है और उस हालत में गलत डिसीजन मेकिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रह जाती है। यानी कि एक तरीके से वो इंटरफेरेंस ही हो जाता है। अब मैं मानता हूं कि वाजपेयी ने जो 99 में डिसीजन लिया कि एलओसी क्रॉस नहीं करना, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सोचा समझा डिसीजन था, मगर उसकी वजह से ऑपरेशनल फ्रीडम रेस्ट्रेन होती है और इंडियन एयरफोर्स को काफी प्रॉब्लम हुई। बट नेवरदलेस देयर इज नो डाउट कि ऑपरेशनल फ्रीडम डिफेंस सर्विसेज को अच्छी खासी है, पहले से ज्यादा है।
इनके पास कैपेबिलिटी पहले से ज्यादा है, और अब ऐसा नहीं होता कि छोटी छोटी बातों के लिए अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रोवोकेशन होता है तो इनको दिल्ली की तरफ मुंह करके रखना पड़े। दैट पॉइंट इज एग्रीड। या कर्नल कीर्ति शर्मा, यू आर मेंशनिंग समथिंग। मैं ये बोल रहा था कि जो आपने बोला कि जो हमारे पॉलिटिकल बॉसेस हैं या जो पीएम हैं, जो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका जो एग्रेसिव अप्रोच है वो कैसे इफेक्ट करता है। अगर आप देखो तो ये जो एग्रेसिव अप्रोच है ये देश की जनता में सेना की रिस्पेक्ट को बढ़ाता है। हमारे देश के ऊपर 8/11 हुआ, हमने कुछ नहीं किया। हमारे पास बार बार पाकिस्तानी आतंकवादी आके हमला करते थे या अटैक कर देते थे, हमारे लोगों को मार जाते थे, बम ब्लास्ट हो रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे थे। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, तो इससे देश की जनता में क्या एक गया, एक देश की जनता के पास ये गया कि हमारी सेना कैपेबल है और अच्छी तरीके से जो हमारे एडवर्सरीज हैं उसको हैंडल कर सकती है। जब हमने कैलाश रेंज पे माउंट चढ़ाई करके उसको कब्जा कर लिया और चीन जैसे देश को हमने पीछे हटने पे मजबूर किया, तो पूरी देश की जनता में किसकी रिस्पेक्ट बढ़ती है? मोदी की रिस्पेक्ट डेफिनेटली बढ़ती है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि ये फैसला किसका है? ये मोदी का फैसला है। उसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहे हैं? इम्प्लीमेंट भारत के डिफेंस फोर्सेस कर रहे हैं। तो जो डिफेंस फोर्सेस है उनकी कैपेबिलिटी की रिस्पेक्ट पूरे देश में बढ़ रही है। हमारे देश की जो जनता है, अगर उसमें डिफेंस फोर्सेस के लिए रिस्पेक्ट नहीं होगी कि कुछ भी हो जाए, हमारी सेना हर एक चैलेंज को सामना करने के लिए तैयार है या कैपेबल है, जब तक तो इससे तो वेटरन्स को खुश होना चाहिए। जो एग्रेसिव अप्रोच है, वेटरन्स शुड फील हैप्पी कि नाउ देयर इज अ टाइम व्हेन आर्मी इज गिवन गो अहेड टू रिस्पोंड, टू रिएक्ट, टू चैलेंज। या कर्नल कीर्ति और कर्नल अमोद, में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली मेरे दिमाग में आया। ये जितने मिलिट्री वेटरन्स हैं, जो आर्मी कमांडर्स रहे, चीफ रहे, यू नो ऑल दैट पीपल, और अब जो प्रेजेंट लीडरशिप है आर्मी की एग्जिस्टिंग वाली, जो वेटरन्स हैं ये सब सीनियर पोजीशंस में थे, और जो प्रेजेंट लीडरशिप है वो काफी जूनियर लेवल पे थी उसके टाइम पे। और हमारा चूंकि हिरार्की ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें ये लगता है हिरार्की का मतलब मालूम है क्या है? ओवरऑल अगर आप देखें तो हिरार्की का मतलब है जितना आदमी सीनियर होगा वो सोचेगा कि वो इतना ही कॉम्पिटेंट है और इतना ही वो इंटेलिजेंट है। ये हिरार्की के सिस्टम में होता ही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। तो ये जो वेटरन्स हैं जैसे जनरल पनाग हैं, नोट दैट कि वो अपने टाइम पे कॉम्पिटेंट थे, आज भी हैं, मैं उस बात से डिनाई नहीं करता हूं। और हमारी मतलब हमारी जो चूंकि हिरार्की ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वेटरन्स के प्रति रेस्पेक्ट भी रहती है, नो डाउट अबाउट दैट। बट इवन देन उनका ये सोचना कि प्रेजेंट लीडरशिप, आर्मी की जो प्रेजेंट लीडरशिप है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, ये एक प्रॉब्ली उनको अपना एक माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि वो किसी जमाने जब आप फुल कर्नल थे वो आपका एडजुटेंट था, मगर अभी वो चीफ है या आर्मी कमांडर है, अब वो आपका एडजुटेंट नहीं रहा। ये इज आल्सो ग्रोन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आर्मी की जो वेटरन्स हैं इनको ये बात सोचनी पड़ेगी। और जैसे मैं उसकी बात करता हूं, ये जो लद्दाख वाला हुआ, जनरल पनाग ने प्रिंट पे इतने आर्टिकल लिखे, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, टैक्टिकल, ऑपरेशनल, यू नो पूरे कंट्री के अंदर। मालूम है जो मैं सोशल मीडिया पे जाता था ऐसा लगता था कि सब कहते थे यार कि जनरल पनाग जो कह रहे हैं वो प्रेजेंट आर्मी को वो करना चाहिए। अरे भाई, जनरल पनाग के पास या किसी और, जनरल हुड्डा के पास या बाकी जो लोग हैं उनके पास वो इनपुट थोड़े ही नहीं थे जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन को थे। अब कैलाश रेंज का किसी ने कोई प्रिडिक्शन नहीं किया, और जो लीडरशिप है उसने आप देखो क्या सरप्राइज दिया चाइना को। तो रादर देन यू नो दे शुड हैव बीन एप्रिशिएटेड इन ओपन, एंड इनको अपना जो वेटरन्स हैं इनको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि भैया ये कॉम्पिटेंट हैं, एंड इफ दे आर आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स विद द प्रेजेंट लीडरशिप दे आर डूइंग वेल। वो ब्लेम करते हैं कि भाई आप तो जो है पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने झुक गए। अरे पॉइंट ये नहीं है भाई, अगर आप पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ आपका अलाइनमेंट ठीक है, आप कम्युनिकेट कर सकते हो, तो इससे तो आर्मी को ही फायदा है, नहीं तो ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह बना लेगी बीच में। तो व्हाट यू हैव टू से कर्नल अमोद, व्हाट इज योर पॉइंट ऑन दिस? यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। इसमें ब्यूरोक्रेसी को जो हम, एंड दिस हैज हैपेंड इन पास्ट सर, lot of our senior officers they approach bureaucracy for the advancement of their own career, we all know that sir. ये जो पॉइंट आता है सर कि when you are not standing on your own feet or on your own convictions, तब फिर आपको ऐसे सहारों की जरूरत पड़ती है, एंड उसका डिसएडवांटेज या डिसएडवांटेज, bureaucracy in itself is not bad. In fact, they want
be out of all this muck. But when you are letting them in, so of course the control किसको नहीं चाहिए सर. एक तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है. We should not allow ourselves to approach such channels, I would say, कि जिसमें भाई उनको अंदर आने का मौका मिले. पहली बात तो सर. दूसरा है सर कि ब्यूरोक्रेसी विल बी देयर वेयर इट इज. वो तो रहेगी सर. इट इज अनअवॉइडेबल यू कैन से फैक्टर एडमिनिस्ट्रेशन में. बट हमारे जो वेटरन्स बड़े रिटायर हुए, उन्होंने क्या किया, मतलब व्हाट डिड दे डू इन देयर ओन टेन्योर्स टू हैव ए सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट अप्रोच इन एमओडी. ये तो अभी पॉसिबल हुआ ना सर जब सीडीएस बने. यस सर सोशल कंडक्ट मैंने देखा है, लॉट ऑफ वेटरन्स ऑफ ऑल रैंक्स दे कंडक्ट देमसेल्फ वेरी बैडली. वो चाहे वर्दी पहनने या अपने आप को अपने व्यूज लेफ्ट एंड राइट देने का मामला हो, एज इफ एवरीबडी बिकम्स ए नेपोलियन बोनापार्ट, तो या रोमेल बन जाता है. सो इट इज नॉट लाइक दैट. You can share your views and your in a manner that it impresses the civilian population in the right direction. आपने जैसे don't wash your dirty linen in public, ये फैक्टर हमने बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए. हमने भी और हमारे से ऊपर जो वेटरन्स हैं सीनियर, उन्होंने भी, चाहे वो सोशल मीडिया में हो या सोशल गैदरिंग्स में हो. मतलब हम लोग इतने हिरार्की ओरिएंटेड हैं कि कई बार सोशल मीडिया पे, अब वो एक मेजर गौरव आर्य है, सब जानते हैं भाई वो सोशल मीडिया में पॉपुलर है, पीपल लिसन टू हिम. अब ऑब्वियसली वो आर्मी कमांडर तो नहीं था, तो उसका वो पर्सपेक्टिव तो नहीं आएगा, मगर उसका कुछ तो पर्सपेक्टिव आएगा ना. कुछ तो उसने पढ़ा होगा, या फिर मारूफ रजा है, कुछ ना कुछ तो उसने पढ़ा होगा. आप इस चीज से तो रिलेट नहीं कर सकते कि किसी जमाने में वो कैप्टन था या मेजर था तो आज भी वो इतना ही इग्नोरेंट होगा. उसने पढ़ा, उसने डेवलप किया अपने आप को. तो जो मिलिट्री हिरार्की है, तो वो कई बार ये चीजें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होती, और फिर उसमें क्या होता है, अपना ही एम्ब्रेसमेंट होता है. आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे कर्नल साहब को, ब्रिगेडियर साहब को, उसको गौरव आर्य को कैसे कैसे बोलते देखा है. मतलब इट बिकम्स वेरी एम्बेरसिंग. और उसमें लोगों को ये इंप्रेशन मिलता है कि यार ये कितने मैच्योर लोग हैं, ये कैसे कर्नल बन गए या कैसे ब्रिगेडियर बन गए. विच इज वेरी एट्रोसियस. समटाइम्स यू फील बैड. और एक बात और मैं रखना चाहूंगा यहाँ पे, आजकल क्या हो गया कि गूगल का जमाना है. आप नॉलेज कितने भी आप ले लो, मिलिट्री मैटर्स पे भी ले लो, किसी को ये तो पता नहीं चलेगा गूगल पे कि रेजिमेंटल लाइफ जो लीड करता है उसकी क्या हालत होती है. नोबडी विल नो दैट, बिकॉज वो तो एक्सपीरियंस की बात है. लेकिन पढ़ने से तो आप किसी को रोक नहीं सकते. तो मिलिट्री वेटरन्स को ये भी ध्यान में रखना है कि नॉट ओनली दैट उनका वो एक्सपीरियंस उनके साथ है, उनको पढ़ना भी पड़ेगा, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को सेटल भी करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा. और उसमें फिर आपका बोलने का तरीका या आपके जो लुक्स हैं, ऑल दोज फैक्टर्स सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा काउंट करते हैं. आपको बड़े मैच्योर कमेंट्स देने पड़ेंगे. और लास्ट वाला पॉइंट मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जो एग्जिस्टिंग मिलिट्री लीडरशिप है उसको भी वेटरन्स के साथ एक कम्युनिकेशन चैनल्स अपने खुले रखने पड़ेंगे, सो दैट दे डोंट फील नेग्लेक्टेड. क्योंकि जैसे ये वेटरन्स अपने को नेग्लेक्टेड महसूस करते हैं, इनका एक सबसे ज्यादा कंप्लेन करने का तरीका यही होता है कि भैया थोड़ा आप क्रिटिसाइज करो, जिससे यू फील इंपॉर्टेंट, जिससे पीपल अप्रोच यू. सो कर्नल कीर्ति, ओवर टू यू नाउ एंड दिस विल बी पार्टिंग कमेंट. सर मैं 2-3 पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूंगा. सर एक कर्नल कुलकर्णी सर ने बिल्कुल सही बोला था कि जो भारत की सेना है या डिफेंस फोर्सेस है, वो एक गवर्नमेंट का आर्म है. हमारी जो कंट्री है उसमें सुप्रीमेसी जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट की है. देयर इज नो वे आर्मी डिफेंस फोर्सेस कैन से नो टू अ गवर्नमेंट डिसीजन. They can represent their doubts. They can say once के सर इसमें ऐसा हो जाएगा. They can put up their points, but there is no way they can say no, because ultimately this is what the supremacy of civilian government is all about. कर्नल कुलकर्णी, your parting comment. Yeah. नहीं, पार्टिंग नहीं था सर आपका. आई जस्ट एलैबोरेट और आई एग्री दैट कमेंट व्हिच यू हैड डन सर, कि जो हमारे अच्छे पत्रकार हो रखे हैं अभी, गौरव आर्य है, मरूफ रजा है, they have spent some lives in lives armed forces. Now we should not, our hierarchy or senior generals should not hang on to their ranks. उस समय क्या थे सर, वो आज जनरली हम सबसे ज्यादा उन्होंने
काफी डीप स्टडी करते हैं सर. यू लिसन टू देम. When you listen to them, you know that they are not just talking out of their hat. कुछ भी निकाल के कुछ भी बकवास नहीं कर रहे हैं. उनके आर्टिकल्स हैं, उनके स्पीचेस हैं, वेरी वेल रिसर्च. तो वी हैव टू गिव देम दैट रिस्पेक्ट. एंड आवर सीनियर वेटरन्स शुड फॉरगेट कि वो कभी मेजर साहब थे या किसी आर्मर्ड थे या किसी भी था. यू शुड फॉरगेट दैट एंड गिव रिस्पेक्ट दैट. सी हिज व्यूज. दे आर वेरी वेल रिसर्च आर्टिकल्स एंड स्पीचेस वर्थ लिसनिंग. और उसमें कोई आप हार्डली कोई ऐसी जगह होती है जिसमें आप उंगली रख सकते हैं. दैट रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू दोज पीपल. आई एग्री विथ यू. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कर्नल अमोद और कर्नल कीर्ति कि अगर आप पढ़ते रहो मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट आल्सो, एंड आई एम वेरी हैप्पी एक्चुअली सम ऑफ द वेटरन्स आपने देखा होगा बहुत ही वेल रेड मिलते हैं आपको. और जो वेल रेड मिलते हैं ना वो किसी भी गलत पॉइंट पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करते. और जो लोग इनएडिक्वेट नॉलेज या अपडेट नहीं है या फिर अभी पुराने माइंडसेट में, दे आर द वन, वो जर्नली फिर एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे उन डिसीजंस के लिए जो एक्चुअली अवेलेबल इनपुट्स गवर्नमेंट के या एस्टेब्लिशमेंट के पास ही थे, जिसके पास they have taken decision based on those inputs which are not available to you because you are not updated. So all these factors keeping in view, what I feel is that if there is a better communication between the establishment, and I include the current hierarchy of the Army, Navy, Air Force in that, and the veterans, probably ये सिचुएशन कम होगी कि वेटरन्स को एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करना पड़े. इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड. और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, जो मिलिट्री वेटरन्स हैं किसी भी कंट्री में बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी होती है बिकॉज दे आर द ओपिनियन मेकर्स. यू कैन नॉट इमेजिन द टाइप ऑफ रेस्पॉन्स विच रिटायर्ड जनरल्स एंड सीनियर ऑफिसर्स दे अट्रैक्ट ऑन द सोशल मीडिया. किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी पॉलिटिशियन को उस टाइप की रेस्पेक्ट या ट्रैक्शन नहीं मिलता. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपकी इतनी रेस्पेक्ट है सोसाइटी में, इतना ट्रैक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी उसके लिए अपने आप को योग्य साबित करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट माय summary of the entire thing. Any other point from your side, both of you? No, sir, that was all, sir. Okay, thank you so much. It has been a pleasure interacting with you. I am sure you liked this wonderful conversation between three Army veterans. I really liked it. It was live, informal, and to the point. We are going to conduct more sessions on current services issues and issues of veterans. Please keep on joining us. Till then, goodbye. I will see you in next video. लेकिन जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. थैंक यू.